नमस्कार आप लोगों को। गुरु जी नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरु। प्रणाम गुरुजी। आप लोगों की आवाज हम तक नहीं आ रही है। मैं चेक करता हूँ हमारे ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है। अब आप लोग रूबी कुछ बोलो। प्रणाम गुरुजी। आवाज आ हाँ, रही है? अब आवाज आ रही है। ठीक। मैंने तो सोचा था कि आज महिला मंडली ही रहेगी क्लास में। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम दादाजी। क्योंकि अभी तक किसी पुरुष ने ज्वाइन नहीं किया। प्रणाम गुरु जी। जी यार। प्रणाम जी गुरु जी। जी सर प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते नरेश। तो ये कुमाऊन और जॉन से तो गुरुजी मधु जी शायद जुड़ती ना। या गुरुजी हम मधु हैं। प्रणाम हाँ गुरुजी, सॉरी। नाम चेंज कर रहे थे क्योंकि वो हमारा ना हाँ। कंपनी के नेम में जूम है। ठीक। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। तो मधु जी कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गुरुजी हमने अपना कंपनी तो बना लिया है और शुरू भी कर दिया है। हाँ फेसबुक पे अकाउंट बना लिया है, लोगों को बता रहे हैं। जब जब फ्री करते थे तो बहुत लोग आते थे। हाँ अभी पैसे का शुरू किया तो अभी तो आया नहीं है कोई ऐसे। बट कोई नहीं, टाइम लगता है। हाँ। अ, वो हमें पता है। तो अपनी तरफ से तो शुरू कर दिया है और हमने लाइक न्यूमरोलॉजी भी सीखा है, मीनू जी से टैरो भी सीखा है। हाँ हाँ। तो, तो कर रहे हैं, आपका ब्लेसिंग्स है तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा बिल्कुल। वहाँ थैंक पे यू। ना धीरे धीरे छोटा छोटा कोर्स लॉन्च कराइए। जब कंपनी बना लिया है आपने हाँ जी। तो कुछ पढ़ाइए लिखाइए भी। उसमें भी कोई हेल्प होगा तो बताइएगा, वो भी कर देंगे। पढ़े लिखे लोग है ना। हाँ जी। अच्छा, कोर्स वो आपसे फिर बात करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्यों? हम कुछ इतना कोर्स अच्छा करा बोल सकते लेते हैं आप हैं। तो। बट वो ही अभी ना वो किसी को पढ़ाने का इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो जैसे आप बोलते हैं मीनू जी पढ़ाते हैं, वैसा तो है नहीं, उसके हो आसपास भी जाएगा। नहीं है कुछ। तो नहीं, ठीक है, करेंगे। मीनू मीनू भी तो पहले सिर्फ जबरदस्ती हाँ हमने जी। उसको बोला था प्रैक्टिस शुरू कराओ। ठीक है ना। हाँ जी। प्रैक्टिस शुरू कराया तो धीरे धीरे देखिए वो टैरो नंबर भी लेने लगी। ठीक है। या तो आई नो, वो इतना तो अच्छा। बहुत अच्छा करती हैं वो भी। हाँ, चलो वहाँ सोचना गुरुजी पड़ेगा। उनको भी नॉलेज बहुत अच्छा है और पढ़ाने का उनका तरीका भी बहुत अच्छा है। ना ना धीरे धीरे सब में हो जाएगा। आप लोग ये मत सोचे कि आपका नॉलेज कम है और आपके अंदर वो तरीका नहीं है। हो सकता है कि आप पढ़ाने जाओ तो उससे भी अच्छा पढ़ाओ। मीनू का तो कभी कभी वीडियो देखते हैं ना हम, तो उसको डांटते भी हैं कि तुम्हारे पास ना शॉर्टकट है, बहुत जल्दी का क्लास खत्म करने की जल्दबाजी होती है। तो बहुत बार उसको गाइडेंस देते रहते हैं। ठीक है, अच्छा पढ़ा, कोई बात। आद्या अवंतिका जी, नाम से कौन पूछ देखो रहे हैं? मेरा बेटी का नाम क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष। आशुतोष जी। अच्छा, बदल लीजिए नाम। हाँ वो क्या पता नहीं कुछ जूम क्लास कर रही थी तो वो हाँ, शायद वो अपना नाम लिखेगी जब जूम करेगी तो। तो आप गुरुजी। खुद कीजिएगा तो आप नाम लिखिए। हाँ अभी मैं क्योंकि सेटिंग चेंज मैं बाहर थोड़ा आया हुआ हूँ। कोई तो बात नहीं, बताइए क्या प्रश्न। तो गुरुजी ये है ना कि मैं मेरा जो कुंडली जब देखता हूँ इसमें
जेमिनी में। तो के एन राव जी के हिसाब से हम जब परासल लाइट में देखते हैं तो उसमें तुला राशि का ये चल रहा है। हाँ, दशा चल दशा रहा है। चल रहा है आपको। लेकिन जो मेरा जीवन में घटित हो रहा है वो धनु राशि का घटित हो रहा है। तो उसमें मैंने ये देखा गुरुजी कि और एक सॉफ्टवेयर है, सम आई थिंक परासल और कुछ ऐसा कुछ, उसमें जो दिया है गुरुजी उसमें जो है उसमें धनु राशि ही चल रहा है। तो जो मेरा लाइफ में घटित हो रहा है अभी, मुझे धनु राशि का ही घटित हो रहा है। तो इसमें मैंने जो तो डिफरेंस आया देखा, बीबी रमन का दिया है कुछ उदाहरण का? पता नहीं क्या उसका सॉफ्टवेयर का नाम है गुरुजी। जैसे वो पहले जब मैं ज्वाइन किया था, खरीदा था उसको, तो अच्छा उसका नाम है ई कुंडली प्रोफेशनल, एक कुछ है अच्छा। वो। इसमें मैंने जो गुरुजी देखा इसका कि जो जैसे कि हम लोग कितना साल का दशा होगा उसका जो कैलकुलेशन करते हैं, तो पहले तो निकाल लेते हैं कि लग्न से शुरू होगा, मतलब नवम का हिसाब से वो क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा। उसके बाद दूसरा दूसरे का जब, जैसे कि सोच लीजिए मेरा मीन है, मीन के बाद आएगा आपका ये मेष आएगा। मेष में फिर नाइन्थ हाउस देखना है, फिर वहां से आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भावेश है उसी हिसाब से वो डिसाइड कर रहा था। तो मैंने देखा कि गुरुजी ये जो धनु का जो होता है, जो जैसे कि मेरा थोड़ा जो करियर रिलेटेड समस्या है, तो वो उसी मतलब मैं फील कर रहा हूँ कि धनु का ही हो सकता है। हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आ, इसमें कोई अलग अलग सॉफ्टवेयर तो अलग अलग लोगों ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। वो बाकी क्या जो करता है गुरुजी कि जो जैसे कि पहले हम लोग मतलब लग्नेश को कैलकुलेशन करते हैं, उसका दशा कितने साल का रहेगा, जो माइनस जो जो भी आपने सिखाया था। उसके बाद हम जब मेष में चले आते हैं, मेष राशि में, फिर मेष राशि में नाइन्थ हाउस में कौन है, तो फिर काउंटर वाइज कैलकुलेशन होगा या क्लॉक वाइज कैलकुलेशन होगा, उस तरह से ले रहा है गुरुजी। तो देखेंगे आगे, हम भी और लोगों का पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर हम पढ़ पाए तो आप आगे के विषय तो में। हाँ, दूसरा गुरु जी ये है ना कि हमारा जो पराशर लाइट में है, इसमें क्या हम लोग का वर्ष कुंडली निकाल सकते हैं, जैसे कि मेदिनी के हिसाब से वर्षे सस्य से जो बात करता है, हम्म। कर्क कर्क संक्रांति में कौन प्रवेश किया, मकर संक्रांति में कौन प्रवेश किया, क्या उसका कुंडली मतलब मेदिनी का कहाँ से हम यहाँ से है, ये पराशर लाइट में है सिस्टम कुछ। अभी अभी आपके सामने देखता हूँ, पहले तो खोल लेते हैं फिर देखते हैं। और आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो जब तक रखिए। आज हमारा चर दशा समाप्त हो जाएगा और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ राजयोग जैसी बातें भी हो रही हैं, उसको भी समाप्त कर। उसके बाद हम लोगों के पास प्रैक्टिस बचेगा और दो विषय बचेगा, वो एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा, राशि बल और ग्रह बल। तो समाप्त करके आगे निकल। आशुतोष जी देखिएगा, ये है हमारा, और उसको या हम कोई भी और उसको बना लेते हैं और यहाँ आते हैं प्रिंट में, प्रिंट मॉडल में जाते हैं। इसमें ये ना पॉकेट पॉकेट HC1 क्या है, HC1 ये KP नहीं पता, HP नहीं पता। KP1 तो वो KP वाला ही होगा, HC1 है, HC4 है, न्यू मॉडल। या इसमें नहीं। और उस बुक में आते हैं कि ये वर्षफल है ना,
प्रधान जी। हाँ गुरु जी, वर्षफल है, लेकिन उस कुंडली का ही वर्षफल है शायद, मुझे लग रहा हाँ, जो कुंडली है उसी का वर्ष है। है। जो जैसे कि मेदिनी में तो हम बेसिकली वो निकलते हैं कि इंडिया का नहीं, कैसा। मेदनी वाला हाथ से ज्यादा कर, मेदनी वाले वर्षफल में कुछ है नहीं, वो सब अलग है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। मेदनी लेकर के आ रहा हूँ, इस साल मेदनी लाऊंगा। ठीक है ना? तो ये वर्षफल इस तरह से आप दे दीजिएगा, तो ये डिफॉल्ट फिर सेट कर लीजिएगा कि कौन सा आपको ये सब पॉकेट वर्षफल में ही है, तो इसको यहाँ से आप लोग वर्षफल अलग अलग कर सकते हैं। वर्षफल इसमें ज्यादा खुलता है, ऐसे करके आप इसको यहाँ से वर्षफल निकाल सकते हैं, यही है। इसके बाद जो मेदिनी का वर्षफल है वो कुछ आ, मैं अगर अभी 1-2 मिनट में बताना चाहूँ तो क्या बताऊं कि उसका सब चीज निकालना होता है, अलग अलग मंत्री, राजा, समझ गए ना, वर्षेश, सस्य। रसेश, हाँ। हाँ, ससेश, ससेश, तो ये सारा चीज निकालना होता है। तो वो सब चीज हम बता देंगे निकालने के लिए, जब आएंगे ना हमारे विषय वस्तु में, तो तो वहाँ आपको सब चीज निकालने, मेदिनी का वो सब चीज आ जाएगा, आप चिंता न करें। तो एक्चुअली निकालते हुए मुझे लगता है दिक्कत ये होगा कि कौन सा ग्रह कर्क संक्रांति में पता नहीं कौन सा है वो प्रवेश करेगा, किस टाइम करेगा, तो ये ज्यादा मतलब इजी हो जाता अगर, मतलब वो वो सब हो होगा शायद जाएगा गुरु ये। जी, मुझे लगता है होगा, लेकिन हम लोग शायद उससे पूछना पड़ेगा सॉफ्टवेयर वाले से। एक बार एक फोन लगा कर पूछ लीजिए। बाकी सब हाथ से कैसे क्या होगा वो हम आपको बता दें। ठीक है, तो हरीशचंद्र शर्मा तुम ही आने वाले थे ना? सर मेदनी के लिए? नहीं नहीं, मिलने के लिए। नहीं सर, मेरी बात तो नहीं हुई। वो भी किसी क्लास में ही बता रहा था, हो सकता है किसी दूसरे क्लास का, कोई बात। ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, रूबी बताओ। गुरुजी आज हम लोग 90 नंबर से स्टार्ट करेंगे, मतलब 89 तक पढ़ चुके हैं हम लोग। पक्का 90 से स्टार्ट करना है? हाँ गुरुजी, बस वही तो बाकी है लास्ट तक। शीर्षोदय राशि रहने वाले ग्रह दशारंभ और उभयोदय राशि दशा मध्य और इष्टोदय स्थित ग्रह दशा अंत में फलप्रद होते हैं। नैसर्गिक या तात्कालिक मित्रों की अंतर्दशा में सब ग्रह शुभ फल देते हैं, शत्रुओं की अंतर्दशा में अशुभ फल देते हैं। इसका क्या क्या निर्णय निकाला आप लोग? ये समझ लिया था अच्छी तरीके से? बताओ, तुम भी बताओ, तुम बताओ। हाँ गुरुजी, मतलब हम लोगों ने ये समझा था, जो जब शीर्षोदय राशि की दशा होगी तो उसमें जो फल है वो पहले प्राप्त हो जाएगा। जैसे शीर्षोदय है, ये हम लोग का जो राशि है ना, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक और कुंभ, ये शीर्षोदय राशियां होती है। तो इसकी दशा जब चलेगी तो इसमें फल आरंभ में ही प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि उभयोदय है जो मीन और मिथुन है, तो उसमें जो है वो मध्य में। मीन है, मिथुन भी नहीं। अच्छा, मीन ही है सब गुरुजी, एक ही ठो। हाँ, ठीक है, तो मीन उभयदय है तो उसका फल जो होगा वो हम लोगों को दशा के मध्य में प्राप्त होगी। और जो पृष्ठोदय ग्रह जो है वो है मेष, वृष, कर्क, धनु, मकर, उसकी दशा अंत में लाभ प्राप्त होती है। और जैसे कि नैसर्गिक तथा तात्कालिक मित्रों की अंतरदशा में सब ग्रह शुभ फल देते हैं। तो नैसर्गिक शुभ ग्रह जो है ना, गुरु और शुक्र, और अगर उस राशि से जो दशा चल रही है वो उस लगन, उस महादशा नाथ का अगर वो मित्र है तो उसका भी फल जो होगा वो शुभ प्राप्त हो जाएगा। और अगर शत्रु है तो वो अशुभ फल प्राप्त होगा। महादशा नाथ का, जिस भी दशा का राशि का दशा चल रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया है। तो नैसर्गिक मित्र हो तो भी या तात्कालिक मित्र हो तो भी वो मित्रवत व्यवहार करेगा, फल देगा।
और अगर वो नैसर्गिक शत्रु हो तो भी और तात्कालिक शत्रु हो तो भी अशुभ फल जैसा व्यवहार होगा, अशुभ फल हमको प्राप्त होगा, ये कहा जा सकता है। कहता है दशेशाक्रांत भावार्क्षा दारभ्य द्वादश द्वादश द्वादशर द्वादश रक्षकम भक्त्वा द्वादश राशिनां दशाभुक्तिं प्रकल्पयेत् एकैक राशियोर्यातत् सुहृत् स्वक्षेत्रगामिनी तस्यां राज्यादिसम्पत्तिर् पूर्वकं शुभमीरयेत् शुभ स्थान रिपु गेह स्थानी चक्रुरयुता चया तस्याम अनर्थ कलहम रोग मृत्यु भयादिकम बिंदु भूयस्व शून्य स्ववसात स्वयी या वर्गे वर्ग के वृद्धि हानि च तद्रा सी भावस्य स्वगृहात् क्रमात् भाव योजनया विद्यात् सुतस्त्रया दिशुभाशुभम धात्वादिराशि भेदाश्च धात्वादिग्रह योगतः शुभ पाप दशा भेदा शुभ पाप युतैरपि इष्टानिष्ट स्थान भेदात् फल भेदात् समुन्नयेत एवं सर्वग्रहाणां च स्वाम स्वामंतर दशामपि। कहता है दशा राशियों की अंतरदशा, दशाधीश जिस राशि में हो जिसे आरंभ कर क्रम से 12 राशियों की अंतरदशा होती, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज। उनमें भी जो अपने स्वामी या मित्र से युक्त हो उसकी दशा राज्यादि लाभ और शुभ फल बतलाता है, ऐसा कहना चाहिए। जो राशि उस राशि की दशा हो, जिस राशि में ग्रह स्वयं अपने घर में बैठा हो, उनमें भी वह अपने स्वामी या मित्र से युक्त हो या स्वामी नहीं बैठा तो शुक्र के घर में शनि बैठा हो, गुरु के घर में सूर्य बैठा हो, तो उनकी अंतरदशा में भी राज्यादि लाभ शुभ फल कहना चाहिए। बहुत तरीके से शुभ फल कहा गया, यहाँ पहली बार हम लोग मिला जुला ही पढ़ रहे हैं, जो महादशा पढ़ेंगे वही अंतरदशा रहेगा, लेकिन यहाँ क्लियर वे में अंतरदशा की ही बात की जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ग्रह के अंदर जो राशि बल का विचार होता है, उस बल के विचार के अनुसार ही फल का विचार करेंगे। अगर राशि बलवान है तो उस घर में बैठा ग्रह ज्यादा अच्छा फल करेगा, और राशि कमजोर है तो उस घर में बैठा ग्रह कमजोर फल करेगा। तो ये बलवान और कमजोर में स्वराशि का होना, मित्र राशि का होना, ये सब बलवान होने का लक्षण है। इसीलिए तत्काल आपको यही समझना है कि अपने स्वामी से दृष्ट हो या युक्त हो और उसी की अंतरदशा आदि यदि आती है तो शुभ फल कहना चाहिए। अब राज्यादि लाभ बोल देते हैं लोग, लेकिन फल उस ग्रह के गुण स्वरूपानुसार कहना चाहिए। और यहाँ पे हमेशा राशि का फल बोलते जरूर है, लेकिन फल ग्रह का होता है, और राशि यदि बहुत बलवान हो तो उस राशि में बैठे ग्रह भी अच्छे फल करेंगे, ये मानने की जरूरत।
आगे कहता है कि छठे, आठवें, 12वीं या पाप या नीचस्थ या शत्रु या गृहस्थ ग्रह से युक्त हो, उसकी अंतर्दशा में अर्थ हानि, कलह, रोग, भय आदि अशुभ फल कहना चाहिए। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया कि अब उसी का विपरीत है कि उस राशि की अंतर्दशा हो जिसमें छठे, आठवें, 12वें, अब 12वें या पाप या नीचस्थ शत्रु ग्रह से युक्त, अर्थात आपके मान लीजिए कि चतुर्थ की दशा है और वहां पर छठे का स्वामी जाकर के बैठा है और वो मित्र भी नहीं है, शत्रु है। आठवें का स्वामी है, 12वें का स्वामी है, वो जाकर के वहां बैठा, तो ये भी एक प्रकार का पापी ग्रह कहलाता है। साहचर्य के नियम से इसको चेक करके आगे बढ़ जाना है। और दूसरा कहता है कि ऐसे ही स्थिति में यदि नीच और शत्रु राशि में कोई ग्रह बैठ जाए तो उस राशि की दशा को कमजोर कहना चाहिए और अर्थ हानि, कलह, रोग, भय आदि अशुभ फल कहना चाहिए। जीवन में यही तो अशुभ फल होता है। ये एक चीज हम लोग क्या देखते हैं कि पिता पुत्र को कष्ट, माता पत्नी को कष्ट, पत्नी पुत्र को कष्ट, ऐसा लिख दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारा दुख हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कोई भी अंतर्दशा नाथ आएगा और यदि हम दुखी होंगे, इससे हमारा परिवार दुखी होगा। कई लोगों ने बोला कि सर ये मंगल की दशा में भी माता से कष्ट, संतान से कष्ट लिखता है, ऐसा क्यों लिखता है? समझ रहे हो? तो ऐसा इसलिए लिखता है कि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट होगा तो सफर कौन करेगा? आपका परिवार सफर करेगा। तो जो सफर करेगा तो उसका तो नाम लेगा ही लेगा ना। इसीलिए ऐसे स्थिति में आप लोगों को कभी कभी लगेगा यहाँ माता को और पुत्र को कष्ट क्यों लिखा है, और हमको चाहिए क्या? आज के युग में शांति चाहिए, अर्थ चाहिए। समझ गए ना? अर्थ का मतलब पैसा कौड़ी चाहिए और कलह नहीं चाहिए, किसी के साथ वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है? तो ये चाहे वो गुरु बैठा हो, मंगल बैठा हो, शुक्र हो, कोई भी ग्रह की अंतर्दशा हो, या तो इस तीनों का हानि करेगा या इस तीनों का लाभ होगा, क्योंकि हम यही चाहते ही हैं। इसीलिए इसको किसी ग्रह के जो एक कोर कारकत्व जिसको कहते हैं उससे जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। ये एक जनरल स्टडी है, आप लोगों को करना ही पड़ेगा कि हम परिवार में हैं तो हमको परिवार में किस तरह से हम क्या चाहेंगे दुखी होने के लिए और किस प्रकार से दुखी हो सकते। अगर कलह हो गया तो दुखी हो गए, पैसा नहीं है तो दुखी हो गए, और समय किसी को रोग हो गया तो दुखी हो गए। तो ये जो है ना, हम लोगों को इन बातों से हमेशा लेना देना, चाहे वो किसी भी ग्रह की महादशा और अंतर्दशा हो, इसकी वृद्धि और इसका ह्रास होगा ही होगा। ग्रह के कारकत्वों के अलावा जो फल होगा वो इस तरह का फल होगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखने का जरूरत। आगे कहता है कि जिसमें अष्टक वर्ग संबंधी शुभ वचन अधिक हो, उसमें शुभ, जिसमें अधिक चिन्ह हो, अधिक अशुभ चिन्ह हो, तो उसकी अंतर्दशा में अशुभ फल कहना चाहिए। बात शुभ चिन्ह और अशुभ चिन्ह की है, अलग अलग तरीके से बताया जाता है। आप लोगों के लिए शायद यदि हमारे में खुला हुआ हो तो मैं बताने का प्रयास। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें चिन्ह दिया हुआ है, ये 33 अंक है। 33 ये शुभ चिन्ह है। अशुभ चिन्ह कितने थे ये इसमें नहीं लिखा गया। ठीक है ना?
इसमें 24 है, इसमें 35 है, इसमें 30 है, इसमें 34 है, इसमें 32 है, इसमें 22 है, इसमें 21 है, इसमें 19 है, इसमें 32 है, इसमें 29 है। तो 28 से ऊपर जितने भी घरों में अंक है, वैसे तो औसतन 26 से ही ऊपर आ जाता है, लेकिन विशेष फल प्राप्ति के लिए 28 से ऊपर अंक वाले राशि से यदि हमको नहीं गणना आता है, अष्टक वर्ग में जाना नहीं आता, हम अलग अलग भिन्नाष्टक में कक्षा से उसका ट्रांजिट नहीं समझ पा रहे, कौन से कक्षा में है और उस कक्षा में उसको अंक है या नहीं है। ये जो ट्रांजिट की चर्चा की, ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि कहा गया कि जो ग्रह जिस राशि में हो और वो जिस भी प्रकार का फल देना चाहता हो, यदि गोचर में वो उसी प्रकार से शुभ में हो तो बहुत अच्छा फल कर देगा। तो उसी प्रकार से जिस राशि में, मान लीजिए कि यहाँ 35 अंक है और यहाँ शनि स्थित है कुंभ राशि का, तो देखिए कितना अच्छा हो गया। जब इस जातक के कुंभ राशि की अंतर्दशा होगी तो एक तो ये 35 अंकों के साथ चलेगा, इसके जीवन में कितना लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो राज्य लाभ, सुख समृद्धि, धन धान्य की वृद्धि, परिवार को सुख, ठीक है, पत्नी पुत्र को सुख, ये सब बातें बोली जाए, समझ रहे हैं ना। तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब दूसरे नंबर पे देख लें, 34 है एक नंबर में, यहाँ कौन है, मंगल और चंद्रमा है। तो एक नंबर राशि की जब दशा आएगी तब इसमें ये 34 अंक में मंगल चंद्रमा बैठा है, एक तो स्वराशि का बैठा, दूसरा मित्र राशि का बैठा है, तो ये भी इसके लिए शुभ है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि ज्यादा अच्छा रिजल्ट करेगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ गए। कहता है कि अपने अपने भाव के क्रम से तनु धन भाव कल्पना कर शुद्ध स्त्री आदि के शुभाशुभ भी समझना। जैसे शुद्ध भाव को लग्न मानकर से द्वितीय को पुत्र के धन कल्पना कर पुत्र आदि के फल को समझना। ग्रह और राशियों के जो धातु आदि कहे गए हैं, उन राशियों की अंतर्दशा धातु आदि की हानि या वृद्धि समझना चाहिए तथा अशुभ और पाप भेद, शुभ ग्रह और पाप ग्रह के योग, इष्ट और अनिष्ट स्थान भेद, सब ग्रहों की अंतर्दशा में शुभ या अशुभ फल का विचार करना चाहिए। अब ये शास्त्रकार कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि कई प्रकार के लग्न बना करके आप विचार कर रहे हैं, कारकांश लग्न बनाएंगे, पद लग्न बनाएंगे, उपपद लग्न बनाएंगे, लेकिन ये जो हमने प्रिडिक्टिव प्रैक्टिस में, प्रिडिक्टिव कोर्स में पढ़ा है कि हमको जिस भाव का फल विचार करना है उस भाव को लग्न मान करके अन्य भावों को धन आदि अर्थात भाव मानकर विचार करना चाहिए। अर्थात यहाँ दिया कि पंचम को यदि पुत्र का भाव मान करके लग्न में रखा और उसकी दशा चल रही है उसी राशि की, तो उससे दूसरे राशि से धन का, तीसरे में बैठे राशि से बल का, चौथे राशि में बैठे राशि से सुख का, पांचवें में बैठे से उसके संतान का। तो ये जो हमारे पराशरी सिद्धांत में माता पिता भाई बहन पुत्र आदि के लिए अलग अलग भावों को लग्न मानकर देखने की जो विधा है, करियर को देखना है बहुत स्पष्टता से, तो दशम स्थान को लग्न बना देते हैं और उसके बाद अलग अलग तरीके से जो हम उस भाव को
या उसके संबंधों को देखते हैं तो ऐसे स्थितियों को समझना जेमिनी में भी जरूरी है। ठीक है। अब आप एक जनरल बातों को छोड़ करके पत्रिका में किसी भी व्यक्तिगत बातों की ओर बढ़ते हो, तो वो व्यक्तिगत बात किस भाव से संबंध रखता है, उस भाव को लग्न मान करके अन्य भावों को तनु आदि भाव, जो तन धन बल सुख दुख शत्रु जाया आयु धर्म कर्म आय व्यय, ये जो हम लोग 12 के 12 भावों का एक एक नाम से याद किए हुए हैं, उसके इस तरह के को लग्न मान करके उसके लिए अन्य भावों से जो एक एक शब्दों का भी मैंने प्रयोग किया और पहले भी आप इसको जानते हो, तो ऐसे स्थिति में हमको उस भाव का विशेष जानकारी प्राप्त हो सकेगा। ठीक है। तो आखिर में जाते जाते यहाँ भी ये कह दिया गया कि आपको जिस भाव से संबंधित फल को जानना है, उस भाव को लग्न बना दें या उस भाव की राशि को लग्न बना दें और उसके बाद उस भाव को देखें, तो आपको फल का विचार करना आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। आगे कहा गया है कि ग्रह और राशियों से जिस धातु आदि का, धातु मूल जीव, इनका प्रयोग हम लोग कहते हैं ना, चर आदि राशि, चर को धातु, स्थिर को मूल, स्वभाव को जीव बोलते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि इसको भी विचार कर लेना चाहिए और इसको विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। चर से, धातु की मूल से क्या, स्थिर से मूल की और स्वभाव से जीव की बात करेंगे, तो ऐसे राशियों की यदि दशा अंतर दशा है तो हमको किसका हानि होगा, धातु का हानि होगा, मूल का हानि होगा, जीव का हानि होगा, इस पर भी हम लोगों को विचार करके आगे बढ़ने की जरूरत है। उन धातु आदिकों की हानि या वृद्धि समझना चाहिए। कैसे? तो राशियों के ऊपर प्रभाव से। अब कहा जाता है तथा शुभ और पाप में भेद, कौन सा राशि या कौन सा ग्रह शुभ स्थिति में है और उस राशि के लिए शुभ प्रभाव देगा और कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ प्रभाव देगा, इसको भी आपको भली भांति जानना पड़ेगा। इसको जाने बगैर आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। उसी तरह से कौन सा भाव आपके लिए अच्छा है, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान अच्छा है, छठा आठवां 12वां खराब है। तो इसके भेद भी आपको आने चाहिए। ये नहीं कि पते नहीं है कि 8वें का स्वामी यहाँ आकर के बैठा तो ये नुकसान दे सकता है, ये बात हम भूल गए हैं, ये बात नहीं भूलना है। ये पराशरी की तरह जेमिनी पर भी इसको लागू करके चलना। ठीक है। तो अलग अलग ग्रहों के भेदों को समझना है कि कौन हमारे लिए शुभ होगा, कौन अशुभ होगा। अलग अलग भावों को भी समझना है कि कौन सा भाव हमारे लिए शुभ होगा, कौन सा भाव हमारे लिए अशुभ होगा। और इन सभी बातों का जानकारी लेकर के ही हमको आगे जो है बढ़ना है और उसका विचार करना। आखिरी श्लोक कहता है स्वराशितो राशि भुक्ति प्रकल्प फल नीर ये अंतर्दशायाम स्त्रियाम विभज्येवं पुनः पुनः। इसी प्रकार राशि में राशियों की अंतर्दशा तथा अंतर्दशा में प्रत्यंतर दशा
आदि का विचार करके फल कहना चाहिए। इसमें अंतर और प्रत्यंतर में अधिक अंतर नहीं कहा गया है। आपको राशि के ऊपर जितना बल पड़ रहा है तो सभी बलों को समझते हुए आपको राशि का फल कहना है। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि महादशा का फल हमको प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार यहाँ भी कहेंगे कि जिस राशि की महादशा होगी उसके फलों के अनुकूल हमारी प्रकृति होगी, और अंतरदशा नाथ जिस राशि का अंतरदशा जिस राशि की होगी उस राशि के अनुकूल हमारे फल होंगे। जहाँ तक हमारा सवाल है कि हम जैमिनी में चर राशि चर दशा में महादशा और अंतरदशा के अलावा प्रत्यंतर दशा भी नहीं देखते हैं। अंतरदशा तक से ही रिजल्ट मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। प्रत्यंतर दशा को झांकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो इतने में ठीक है, जब प्रत्यंतर में जाएंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। जैसे कि आशुतोष जी का प्रश्न आया, ये प्रश्न आया ही इसलिए कि वो पढ़ते हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो राशियों का जो रिजल्ट है उसको वो समझ पा रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि उनके धनु की के जैसा रिजल्ट आ रहा है और दशा तुला का है। ये गलत हो सकता है, इसी को रिसर्च कहते हैं। आगे चल करके हम लोग इस पर भी काम करेंगे। काम करेंगे तो 150 लोगों को इकट्ठा करेंगे तब ना काम। अकेले आशुतोष जी के कहने से और हमारे मान लेने से थोड़ी है। जब सब कोई अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, 10 तरह की दशाओं को देखेंगे, हमारा क्या होगा, हम जैमिनी पढ़ा करके सो जाएंगे, आप लोग भी पढ़ करके सो जाइए, फिर कभी जैमिनी की चर्चा होगी नहीं। ठीक है, यदि हम लोग एक पहले क्या होता था आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कुंभ और अर्ध कुंभ ये आप लोग जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? रूबी शर्मा जानती हो? क्या गुरुजी, कुंभ और अर्ध कुंभ हाँ, वो क्या होता है गुरुजी? कुंभ मतलब तो घड़ा होता है ना। अरे गुरुजी नहीं, जो ये 12 साल में मेला लगता है उसके लिए बोलते हैं अपन कुंभ जी का मेला, जी जैसे जी, 12 साल, हाँ और हाँ 6 हाँ साल में हाँ जो लगता है वो अर्ध कुंभ होता है। अर्ध हाँ कुंभ गुरुजी, ये जानती हूँ मैं। मतलब कुंभ मेला ऐसा जानते हैं ना, कुंभ आप सिर्फ कुंभ बोले तो हम राशि को समझ रहे थे गुरुजी। डुबकी गुरुजी लगाया ये कुंभ में कि नहीं? गुरुजी शायद ये गुरु का प्रवेश किसी राशि में होके हाँ, वो तिथि थी। सिंह राशि में गुरु कुंभ का राशि प्रवेश में वो जब अलग गुरु है, जी वो प्रवेश करते हैं 12 साल में, 12 साल में। बाद में पढ़ेंगे। अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, मेदनी में पढ़ने की जरूरत है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसकी बात कर। तो ये निश्चित था कि इस राशि में इस ग्रह का प्रवेश होगा और सूर्य वृष राशि में होगा तो कुंभ लगेगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो ये बिहार में जो बैठे हैं ज्योतिषाचार्य हैं या बड़े विद्वान हैं उनके लिए भी वही होगा, और केरला में जो बैठे बड़े विद्वान हैं उनके लिए भी वही होगा, और मुंबई में बैठे, महाराष्ट्र में बैठे जो बड़े विद्वान हैं उनके लिए भी वही होगा। वो लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, हरिद्वार में, उज्जैन में इलाहाबाद और और नासिक। इलाहाबाद, समझ रहे हैं, नासिक भी गुरुजी। और और नासिक। 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 ठीक है, तो ये, और उस समय क्या होता था, जिसने भी कोई टीका लिखा या धर्म के ऊपर कुछ विशेष बातें जानकारी हासिल की, वो धर्म सभा में जाकर के उसको बोला जाता था। जैसे अभी संसद है ना, संसद में सभी बातों को बोला जाता था, तो उसी तरह से धर्म सभा में बोला जाता था, और शंकराचार्य आदि विद्वान उसको का धन्यवाद ज्ञापन करते थे और कहते थे कि इसको पब्लिश करो, ये बहुत अच्छा है, ये समाज के लिए अच्छा है। तो कई निर्णय हमारे धर्म के विकास के लिए, धार्मिक पुस्तकों के विमोचन के लिए या उसके विस्तार के लिए
तथा धर्म आगे कैसे बढ़ेगा इसके मंथन के लिए कुंभ और अर्ध कुंभ होता था। अब तो अखाड़ा के स्नान के लिए कुंभ और अर्ध कुंभ। ठीक है, तो आप लोगों के ही क्लास में किसी ने विचार दिए हैं, तो अब तो कोई बात नहीं, तो टेलीफोन से गुरु जी कहाँ पहुंचना है यहाँ पहुंच लो, ये करंट लोकेशन पे, तो करंट लोकेशन भी ले लो भाई। अब तो बड़ा आसान हो गया है, मेले में खो जाओ, करंट लोकेशन भेजो, तो करंट लोकेशन से आप वहां मिल जाओ। हम पिछले बार जो इलाहाबाद में कुंभ लगा था ना, इस बार के पहले, उस कुंभ में हम गए हुए, तो वो हमारी गाड़ी निकली और वो पुल गिरा था जिसमें कि 30-32 लोगों की मृत्यु हुई। और मैंने कसम खाया था कि अब मैं कुंभ में नहीं आऊं। किसी को पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं। सुबह जब ट्रेन से उतरा तो धक्का खाते 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 गंगा जी पहुंच। बताने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि कहाँ जाना है, वो भीड़ ही जा रहा है। आपको, आप रुक ही नहीं सकते, आपको धक्का मारते हुए मारते मारते पहुंचा दिया घाट पे। घाट पे जो है हमारे साथ जो शिष्य गया था, 5 लोग थे हमारे शिष्य, 5 में से 2 लोग एक तरफ निकल गए और 3 लोग एक तरफ आ गए। तो बोला गया कि अभी मत ढूंढिए, अभी पहले स्नान स्नान कर लीजिए, उसके बाद ढूंढा जाए। तो वहां पर क्या था कि जो पोस्ट पेड मोबाइल था ना, वो काम करता था ज्यादा, प्रीपेड वाला काम नहीं। मेरे पास पोस्ट पेड मोबाइल, पहले हम लोग एक बार स्नान करके आए तो हमारा जो चेला था वो बोला कि यहाँ से घाट जा रहे हैं तो पहले पहचान देख के जाइए कि फिर वापस यहाँ आ पाइएगा कि नहीं आ पाइएगा, ये समझ लीजिए। इधर उधर देखा तो हमने देखा कि ये पिलर नंबर, एक पोल में पिलर नंबर लिखा हुआ है, वो याद कर लिया, कहना नहीं ये पिलर के नीचे बैठ। और जब मैं घाट से स्नान करने गया, इधर लोग बैठे हैं तो थोड़ा बाएं हो गया, उधर बैठे हैं तो थोड़ा बाएं हो गया, ऐसे करते करते सीधा न जा करके थोड़ा बाएं दाएं चले गए। अब आने के टाइम में मैं पिलर नंबर भूल गया और मैं उसी के चारों तरफ घूम रहा हूँ। पुलिस वाला पूछता है खो गए ना, तो हम बोले अभी नहीं खोए, अभी खोज रहे हैं, नहीं मिलेगा तब खो जाएंगे। ठीक है ना। तो वो समझ गया, हमारे साथ जो 2 चेले थे उसमें से एक वहीं कपड़े के पास अभी जो हम लोग सामान रखे थे, एक वहां था, 2 लोग स्नान करने के। वो समझ गया कि गुरुजी जो है ना भूल गए हैं जगह। वो जो है ना जब देखा कि हमारे 10 कदम दूरी से जा रहे हैं तो आवाज लगा रहा है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, काहे सुनेंगे, गुरुजी तो ऐसे ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, दौड़ के हमको पकड़ के ले आया, ये आप पिलर नंबर याद करके गए थे फिर भूल गए। तो फिर वो पहुंचा, वो फिर वहां बैठ के ना अपना पोथी निकाल लिए, दुर्गा पोथी पढ़ने लगे। पुलिस वाला आए, उठो चलो यहाँ से। आप यकीन मानिए, जब तक वो 2 लोग स्नान करके आएगा, आधे घंटे वहां रुकने नहीं दिया हम लोगों को घाट पे। वो डंडा बजाता था, जब वो दोनों स्नान करके आए ना तो हम कहे कि देखो हम तो ये कसम खाए कि अगले बार नहीं आएंगे, एक बार और डुबकी लगा लेते हैं। फिर मैं दोबारा एक बार जाकर के डुबकी लगाया। ठीक है ना, तो 2 बार स्नान कर लिया एक ही। और उसके बाद आपको यकीन मानिए कि वहां से निकलने का जब व्यवस्था हुआ तो सोचे कुछ खाएंगे, भूख लग गई थी। तो फिर वही धक्का शुरू हो गया कि निकलने वालों का भीड़ चल रहा है। तो जो लोग बाबा के शरण में गए हुए हैं, वहां बाबा का बड़ा बड़ा पंडाल लगा हुआ है, अगर आप उस तरफ चले गए तो आपको खाने मिल जाएगा, कहीं ना कहीं भंडारा चल रहा हो। और अगर आप सोच रहे हो कि हमको स्टेशन जाना है, निकलना है, तो आपको खाने नहीं मिलेगा। तो स्टेशन के पास देखे कि एक लेडी थी, वो ठेले पर ना चावल दाल बड़ा गरम गरम बना करके, और वो बनाती थी, बिक जाता था उसका। तो वो एक बारी बनाई तो 5 लोग खड़े थे, उस 5-6 लोगों ने खाया, खत्म हो गया। दोबारा बनाई तो हम लोग खड़े थे 5, क्या इस बार तो खा के ही जाएंगे। हम लोग 5 लोगों ने फिर उसका वही चावल दाल जो बना था और भूखे पेट, ठीक है ना, खाया। स्टेशन आया तो न टिकट का ठिकाना न और कुछ।
जो रिजर्वेशन था वो ट्रेन निकल गई, उसको चढ़ नहीं पाए। दूसरा ट्रेन रुका तो हम लोग सब देखे कि गेट पे जो है ना, थर्ड एसी के गेट पे सिपाही खड़ा है, हटो आगे से, पता है टिकट है, हमको बिना टिकट का चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डांट के हटाया और हम पांचों घुस गए, जाके एक एक सीट पे सो गए और खाली बोगी गया, तो चढ़ने नहीं दिया किसी को लोगों को। और हम लोगों के पास टिकट नहीं था, कोई पूछने आया नहीं, आराम से दिल्ली उतरे, अपने अपने घर गए। पहले जिस गाड़ी का टिकट था उस गाड़ी से तो आ ही नहीं पाए। तो इस तरह का मंजर होता है। अभी जो बड़े बड़े साधु महात्मा, जैसे बड़े बड़े लोग अपना वृंदावन वाले, अयोध्या वाले, काशी वाले, सब जो है अपना अपना टेंट लगाते हैं। और टेंट की क्षमता इतनी होती है कि 5-5 हजार लोग उसमें बैठ सकें, रह सकें, सो सकें। उनके लिए शौचालय की व्यवस्था करवाते हैं। उसके बाद भी टेंट के आगे पीछे गंदगी का अंबार पड़ा रहता है, सफाई उसी तरह से होते रहता है उसके बाद भी। अब तो सुनते हैं कि बहुत अच्छा योगी जी ने व्यवस्था कर दिया था, तो उसके बाद मैंने नहीं गुरुजी, सोचा जाने के लिए। अब तो जो टेंट लगते हैं ना बिल्कुल हाईटेक होते हैं, मतलब आप 3 स्टार होटल बोल लो उसको, अगर 5 स्टार नहीं बोल रहे तो। अच्छा, मतलब हम लोग यहाँ उज्जैन में ना 1 महीने पहले से लगना शुरू हो जाता है, तो हम तो पहले घूम कर आ जाते हैं, क्योंकि बाद में तो वो देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती है कि आप कोई चीज को सही ढंग से देख ही नहीं पाते। बिल्कुल। भीड़ तो छोड़ दीजिए, भीड़ हमने बोला ना, रास्ता बताने की जरूरत नहीं थी, लोग धक्का मार के ले गया और धक्का मार के स्टेशन छोड़ गया, समझ अभी गए। 31 दिसंबर के टाइम पर, 31 दिसंबर से 3-4 जनवरी तक उज्जैन में जो क्राउड था, उसमें जिनके टिकट से वो बंदे स्टेशन पे भी नहीं पहुंच पा रहे थे, इतना क्राउड था स्टेशन पे। बिल्कुल बिल्कुल अपनी सीट ही नहीं ले पाते, मतलब ट्रेन तक ही नहीं पहुंचे वो लोग। बिल्कुल। तो चलिए, हम उसी तरह से हम लोगों का भी एक विचार बन रहा है। अब ईश्वर शक्ति दे आप लोगों को भी कुछ विचार आप लोगों के मन में भी आए और हमारा भी विचार कुछ ऐसा हो, क्योंकि कई लोगों को पढ़ा चुका हूँ, हजारों लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो 100 लोग तो जुड़ ही जाएंगे, 100 लोग को जोड़ना है और आगे रिसर्च की तैयारी करनी। तो मैं बस अपने तरफ से इतना ही कोशिश कर रहा हूँ कि नॉमिनल चार्जेज रखूं और वो पैसा जो है ना पढ़ा करके ना अपने जीवन में खर्च ना करूं। महीने में एक क्लास लूं और उस पैसे को रिजर्व कर दूं कि कहीं जाएं तो वहां की व्यवस्था बनाने के लिए उस पैसे का यूज हो, इस तरह से उस फंड का यूटिलाइज करें। तो आगे देखते हैं क्या हो पाता है। तो हम लोग अब आपको 10-20 श्लोक का है, आज नहीं होगा तो अगले क्लास में देख लेंगे। राज संबंध योगाध्याय लिखिए, नाम लिखिए, राज संबंध योगाध्याय, पेज संख्या 144। राज संबंध योगाध्याय, पेज संख्या 144। मैं भी वहां तक पहुंचने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों ने नोट कर लिया, और अध्याय संख्या 41 है। इसमें 15 श्लोक दिए हुए हैं और ये 15 श्लोक बड़े अच्छे हैं और इसको समझना हम लोगों के लिए जरूरी है। कहता है, राज्य नाथे जनुर लग्नाद मात्येश संयुतेक्षिते आमात्य कारकेणापि प्रधानत्वं नृपालये लाभेश विक्षिते लाभे
पाप दृग योग वर्जिते राज्य भावे तदा विप्र प्रधानत्वं नृपालये आमात्य कारकेनापि कारकेन्द्रेण संयुते तीव्र बुद्धि युतो बलो राजमंत्री भवे ध्रुवम आत्म कारके क्षमा चाहेंगे अमात्य कारके विप्र सबले शुभ संयुते स्वउच्चे स्वक्षेत्रे वापी राजमंत्री भवे ध्रुवम आमात्य कारके लगने पंचमे नवमे युवा राजमंत्री भवेत बालो विख्यातो नात्र संशय आत्मकारकतः केंद्रे कोने वामत्याकारके वा आमात्याकारके तदा राजकृपा युक्तो जातो राजा स्मृतः सुखी कारकाच तथा रूढ़ात लग्नाच द्विज सप्तमे तृतीये षष्टमे पापे सेनाधीश प्रजायते कारके केंद्र कोणेषु स्वतुंगे वा स्वभे स्थिते भाग्यपेन युते दृष्टे राजमंत्री भवे ध्रुवम कारके जन्म राशि से लग्नगे शुभ संयुते मंत्रित्वे मुख्य योगोयम वार्धके नात्र संशय। अच्छा पाठ है और इसके अलावा और कोई राजयोग हम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं। कहता है जन्म लग्न से दशमेश यदि आमात्य कारक राशि या पंचमेश। आमात्य कारक राशि का मतलब क्या हुआ आप लोग बता सकेंगे? आमात्य कारक राशि अमात्य कारक का जिस राशि का है वो हम गुरुजी उसके स्वामी की बात कर रहे हैं। अमात्य कारक राशि जी हाँ, जो हम अमात्य कारक की बात नहीं कर रहे हैं। अमात्य कारक जिस राशि में है उसके स्वामी की बात। हाँ, ठीक है ना? जी हाँ, तो ये ठीक। तो कहा गया है जन्म लग्न से दशमेश यदि आमात्य कारक राशि से या पंचमेश तथा आमात्य कारक से युक्त दृष्ट हो तो वह जातक राजमंत्री होता है। मुझे एक बार फिर बताएंगे। वही तो हम आप खूब कह रहे सोच रहे थे। जन्म आप कह रहे लग्न हो। से आप हाँ, बहुत आसानी से समझिएगा। ओके। जन्म लग्न से दशमेश मान लीजिए जन्म लग्न से दशमेश शनि हो आमात्य कारक हम किसी को मान लेते तो अमात्य कारक जिस राशि में हो उसका स्वामी शुक्र हो गया। तो ये अमात्य कारक का स्वामी हो गया और ये दशमेश हो। ये दो चीज हम लोगों ने समझ लिया। अब कहता है कि ये जो शुक्र है या पंचमेश, पंचमेश कौन है? सूर्य। अब यहां आ जाते हैं पंचमेश। सूर्य तथा अमात्य कारक से युक्त हो दृष्ट हो तो वो जातक
राजमंत्री होता है। अब ये इस तीन की बात आ गई, ठीक है। ये तीनों यदि आमात्य कारक से दृष्ट हो या युत हो तो जातक राजमंत्री होता है। मधु जी अब क्लियर हुआ? जी सम आप ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आपने कहा कि जो अमात्य कारक है वो जिस राशि में हो, उसका जो लॉर्ड है, अगर वो वो अमात्य कारक से दृष्ट हो जाए तो तीन वो तीन चीज राज निकल के क्या आया है? जी जन्म पत्रिका के लग्न से दशम स्थान का स्वामी तो शनि हो गया। जी आमात्य कारक जिस राशि में हो तो मान लिया यहाँ है तो उसका स्वामी शुक्र हो गया। जी और या पंचम का स्वामी सूर्य, ये तीनों यदि आमात्य कारक से दृष्ट हो, ओके मान लीजिए कि शुक्र यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, तो इस राशि से शुक्र भी दृष्ट है और शनि भी दृष्ट है। शुक्र कौन है? आमात्य कारक राशि का स्वामी है। शनि कौन है? जन्म पत्रिका का लग्नेश है। और पंचमेश यदि सूर्य इसके साथ में हो तो ये तीनों हो गया। ये तीनों, ये दोनों या यह एक, कोई भी यदि आमात्य कारक से दृष्ट हो जाए तो आमात्य कारक का मतलब वृष राशि से दृष्ट हो जाना। तो वृष राशि से इस पत्रिका के लिए, अन्य पत्रिका के लिए जहां अमात्य कारक है उसकी बात करेंगे, तो यदि दृष्ट हो जाए तो जातक राजमंत्री होता है, अर्थात बहुत अच्छे पद पर पदस्थापित होता है। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ मधु जी? जी जी या थैंक यू। तो दोनों में से, तीनों में से एक भी हो या दो भी एक हो? भी हो जाएगा तो भी, तीनों हो जाएगा तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राजमंत्री का कौन पूछ रहा है? ठीक है। जी जी या लाभ समझ आ भाव पर लग्नेश की दृष्टि और 10वें पाप ग्रह की दृष्टि का योग नहीं हो तो जातक राजमंत्री होता है। अब देखिए अलग से ये बताया जा रहा है कि लाभ भाव पर लाभेश की दृष्टि हो, लाभ भाव पर लाभेश की दृष्टि। तब यहाँ पर दृष्टि होने के लिए तो शनि को यहाँ होना पड़ेगा, देखिएगा आपको, या यहाँ होना पड़ेगा क्योंकि ये चर राशि है, ये स्थिर राशि है लाभ भाव। तो लाभ भाव पर लाभेश की दृष्टि और 10वें में पाप ग्रह की दृष्टि का योग नहीं हो, और इस घर में कहीं से पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए कि मंगल यहाँ होता, मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ जाती तो ये ना हो, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में भी जातक राजमंत्री हो सकता है। लाभ भाव पर लाभेश की दृष्टि हो, 10वां भाव शुभ प्रभाव में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, अशुभ ग्रह से दृष्ट न हो तो जातक राजमंत्री होता है। अब कहता है यदि आत्म कारक अमात्य कारक से युक्त हो तो भी राजमंत्री होता है। मान लीजिए आत्म कारक ये है, शुक्र उसका स्वामी है, लेकिन यहाँ पे अब ग्रह लिखते हैं। मान लीजिए आत्म कारक ग्रह सूर्य है और अमात्य कारक ग्रह गुरु है, और दोनों एक ही जगह युत है, तो ऐसे स्थिति में भी वो राजमंत्री होता है। अच्छा,
इसका पहले निर्देश दिया जा चुका है कि ग्रह को स्थान विशेष के हिसाब से, राशि विशेष के हिसाब से आप पहले चेक कर लीजिए। ये छठा, आठवां, 12वां स्थान नहीं है, ये सूर्य का शत्रु नहीं है, गुरु का शत्रु राशि नहीं है। तो ऐसे पोजीशन में यदि आमात्य कारक और आत्म कारक एक ही साथ युक्त हो जाए तो जातक राज मंत्री हो सकता है। क्लियर हो गया? अब आगे कहता है, 3 पॉइंट मैंने पढ़ाया है, आप लोग पॉइंट नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट था कि जन्म लग्न से दशमेश आत्म कारक जिस राशि में हो उसका स्वामी या पंचमेश आत्म कारक से दृष्ट हो या युक्त हो तो जातक राजमंत्री होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि लाभ स्थान के ऊपर लाभेश की दृष्टि हो और 10वें स्थान में अशुभ ग्रहों का प्रभाव न हो तो ऐसे स्थिति में भी क्या होता है? राजमंत्री होता है। आत्म कारक, अब ये राजमंत्री को अपने अपने हिसाब से डिफाइन कीजिएगा, ग्रहों के हिसाब से डिफाइन कीजिएगा कि आत्म कारक आमात्य कारक कौन से ग्रह हैं, उससे हम इसको कौन सा पद या कौन सी पदवी दे सकते हैं। ये सब अपने कारकत्वों के विस्तार से समझिए। तीसरा पॉइंट था आत्म कारक और आमात्य कारक यदि एक ही स्थान में हो तो भी राजमंत्री होता है। चौथा पॉइंट है कि आमात्य कारक बलि सूत्र से युक्त होकर अपने गृह या उच्च में हो तो भी मंत्री होता है। मान लीजिए आमात्य कारक सूर्य गुरु है, ठीक है, और यहाँ गुरु बलवान भी है और ये अब शुभ ग्रह से युक्त हो जाए। मान लीजिए शुक्र आ गया यहाँ, तो शुभ ग्रह से युक्त हो गया। बुध आ गया है, चंद्रमा आ जाए तो शुभ ग्रह से युक्त हो गया। उच्च का हो तो पहले से ही हम देख रहे हैं कि कर्क राशि में है तो उच्च का ही है या अपने घर का हो, तो अपने घर का नहीं उच्च का ही हमने बना रखा है। तो ऐसे स्थिति में भी लोग मंत्री होते हैं, अच्छे पद पर जाते हैं। ये चौथा पॉइंट हो गया। सही है, तो मेरी कुंडली में बन रहा है। तो आप भी तो मंत्री पद पे हैं, ठीक है ना? राजमंत्री शब्द हटा दिया गया, यहाँ सिर्फ मंत्री रखा गया। आत्म कारक बलि शुक्र से युक्त होकर अपने गृह या अपने उच्च में हो तो मंत्री होता है। ये हो गया। अब आगे बढ़ लेते हैं। क्षमा चाहेंगे, आत्म कारक की बात नहीं कर रहे थे हम, आमात्य कारक की बात कर रहे थे। आत्म कारक एक ही बार चर्चा में आया है, यही ध्यान रखिएगा। यहाँ हम आमात्य कारक की बात कर। आमात्य कारक यदि पहले 5वें 9वें में हो तो भी राजमंत्री होता है। आमात्य कारक, अमात्य कारक पहले में हो, अमात्य कारक 5वें में हो, अमात्य कारक 9वें में हो तो भी जातक मंत्री बनता है, अर्थात उच्च पद पर जाता है। आत्म कारक से केंद्र या त्रिकोण में आमात्य कारक हो। आत्म, अब आत्म कारक बोल रहे हैं। आत्म कारक से कौन? अमात्य कारक, अमात्य कारक केंद्र या त्रिकोण में हो
तो भी मंत्री हो जाएगा। अमात्य कारक आत्म कारक ये हो गया, मान लीजिए हम यहाँ आत्म कारक, और इसके इसी 4 भाव में या इसमें अमात्य कारक हो जाए, केंद्र त्रिकोण में हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, मंत्री पद प्राप्त करेगा। और राजा का कृपा पात्र होकर सुखी होता है, अर्थात अपने बॉस का, अपने एम्प्लॉयर का बड़ा करीबी होता है, और उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ता है, जीवन में ज्यादा तरक्की करता है। ये 5 पॉइंट हम लोगों को पहले याद हो गया। आगे कहता है कि आत्म कारक से, अब समझ जाएंगे आप, आत्म कारक से, पद से या लग्न से तीसरे छठे में सब पाप ग्रह हो। आत्म कारक से या पद से तीसरे छठे में, अब 11वां क्यों नहीं लिखा मुझे नहीं पता, 11वां भी लिख देना चाहिए। सारे अशुभ ग्रहों को जातक सेनापति होता है। तो ये पहले ही हमने बताया हुआ है कि वो भाव बलवान होता है, पराशरी में बताया हुआ है कि वो भाव बलवान होता है, जिससे तीसरे छठे और 11वें स्थान में अशुभ ग्रह स्थित हों और केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह स्थित हों, 8वां 12वां खाली हो, वो भाव बलवान होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आत्म कारक से या पद से या लग्न से, आप जिस भी चीज को उस समय देख रहे हैं, आप पद लग्न से पत्रिका देख रहे हैं तो उससे देख लीजिएगा, लग्न से पत्रिका देख रहे हैं तो लग्न से देख लीजिएगा, आत्म कारक से पत्रिका देख रहे हैं तो आत्म कारक से देख लीजिएगा। तीसरे और छठे में यदि अशुभ ग्रह आ जाए तो वो जो आत्म कारक हो गया, वो जो पद लग्न हो गया, वो जो लग्न हो गया, वो बहुत बलवान हो जाएगा, जिसके कारक जातक सेनापति या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में होता है। उसी तरह फिर आत्म कारक के लिए कहता है कि आत्म कारक यदि अपनी राशि या उच्च में होकर केंद्र त्रिकोण में 9वें से युक्त दृष्ट हो तो निश्चय ही राजमंत्री होता है। अब अमात्य कारक की बात समाप्त हो गई, 5वें पॉइंट के बाद आत्म कारक की बात आ गई। तो आत्म कारक से, पद से, लग्न से, तीसरा छठा हम लोग समझ लिए। आत्म कारक से अपने राशि या उच्च राशि में यदि स्थित हो और केंद्र त्रिकोण में 9वें से युक्त और दृष्ट हो तो निश्चय ही राजमंत्री होता है। आत्म कारक जन्म राशि से होकर, यदि जन्म का जो राशि मतलब चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा जिस राशि में हो उसका स्वामी जन्म राशि कहलाएगा। तो आत्म कारक यदि जन्म राशि से होकर शुभ ग्रह के साथ लग्न में हो तो वृद्धावस्था में वह राजमंत्री होता है, जैसे कि अभी हमारे जीतन राम मांझी हो गए। ठीक है, तो हम लोगों ने 9 श्लोक पढ़ लिए और काफी पढ़ लिए। को पचा लेना है अगले क्लास तक में। उसके बाद 4-5 श्लोक रहेगा योगों का, वो भी पच जाए, समझ रहे हैं ना। और पच गया तो फिर तो रिजल्ट भी आएगा ही आएगा, दिक्कत नहीं है। इसमें यदि आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग दोबारा से सुनिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। जरूरी सूचना
कल से मैं आउट स्टेशन रहूंगा, कल क्लास नहीं होगी। जिसकी भी क्लास हो है कल, वो क्लास कैंसिल रहेगा। बाकी दिन क्लास होगा और हमारा कोशिश रहेगा कि आपके संडे से पहले हम अपने स्टेशन में हाजिर हो जाएं, ताकि आप लोगों का क्लास बाधित ना हो। ठीक है, तो यही शेड्यूल होगा हम लोगों का। आगे जो भी आगे पीछे की बात होगी बताइए, और बताइए। गुरुजी एक क्वेश्चन पूछ लूं? आज ही प्रश्न के लिए ही तो खड़े हैं। गुरुजी मुहूर्त से गुरुजी मैं एक्चुअली क्लास एक मिस किया था। बोल रहे थे कि थर्ड फिफ्थ और सेवेंथ जो नक्षत्र होता है वहां पे कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसमें किसका पकड़ा जाएगा, वो जजमान का या जिसका हो रहा है उसका? यजमान। मतलब मैं पिता हूं तो मतलब उपनयन करवा सकता अपना बेटे का। जी, अगर उसका अगर चल रहा है गुरुजी, तो मतलब मैं जिसका करवाए। आप क्या करवाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जजमान आप के लिए या जिसका हो? आप समझिए, आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो आपका 3, 5, 9 देखा जाएगा। हाँ गुरुजी। आप अपने बेटे का उपनयन करना चाहते हैं तो बेटे का 3, 5, 9 देखा जाएगा। ठीक है गुरुजी। तो आप उसमें अपने मेरा क्या बेटी रोल का, नहीं है? आपका क्या रोल है? जहाँ आपका रोल है वही रोल रहेगा ना, जहाँ नहीं है वहाँ का है जबरदस्ती अपने आप को डालिएगा। नहीं, मैं इस एंगल से सोच रहा था गुरुजी कि मेरा बेटा है तो मैं तो जजमान में ही हुआ ना गुरुजी। नहीं नहीं, बेटे के लिए यदि कोई कार्य होगा तो बेटे का 3, 6, 9 देखा जाएगा, आपका नहीं देखा। ठीक, ठीक, ये थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था मुझे। कोई बात। थैंक यू गुरुजी। चलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न? चलिए, आज इतना ही रखते हैं। कल इंडिया को जिता दिए, बड़ा बहुत मुश्किल से, बहुत ताकत लगाना पड़ा। ठीक है ना? गुरुजी हम प्रश्न कुंडली भी बनाए। मेरा बेटा बोला माँ 3 विकेट गिर गए हैं। हमने कहा रुको प्रश्न कुंडली बनाते हैं। प्रश्न कुंडली बना के हमारा जो ग्रुप है उसमें डाले, उस पे सब लोगों ने विचार दिए और क्लियर हो गया था कि बहुत मुश्किल से जीतेगा पर जीतेगा जरूर। तो मेरा क्या बेटा लगने बड़ा निकला था? खुश था। कल मेरी भी प्रश्न कुंडली बहुत अच्छी बनी थी। बढ़िया है। मैंने 3:02 या 15 मिनट पे बनाई थी और बिल्कुल यही था कि स्ट्रगल तो काफी अच्छा रहेगा पर जीतेंगे अपन। गुरुजी हाँ। 8:36 पर जो 3rd विकेट गिरा हमने उसी समय बनाई थी कुंडली। अच्छा, और उस ग्रुप में हमारे साथ ओम जी हैं और ये भारती है। हम लोग 7-8 लोग हैं और बड़ा मजा आया गुरुजी। सबने प्रेडिक्शन दिया, सबका सही। चलिए बहुत अच्छा है कि क्या आप लोग। शीर्षोदय लग्न बना था क्या? नहीं, मीनू ने आज सुबह सुबह बोला कि मैंने टैरो किया था गुरुजी, वो भी सही निकला। मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैं तो सपोर्ट करने के लिए 8 ही बजे क्लास खत्म करके घर पहुंच गया था। एक लेकिन ही घंटा कल पढ़ाया। दिल का धड़कन थम गया था गुरुजी का। हाँ, वो क्लासें बदमाश है। वो मारना राक्षस की तरह टूट पड़ा था, राक्षस की तरह टूट हाँ, पड़ा था। मारना शुरू किया तो रुकता ही नहीं। चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। राम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी।